प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, आज की इस वीडियो में मैं यहां पे बात करने वाला हूं इन्वायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी। ये सब्जेक्ट जो है हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो ये जो सब्जेक्ट हम लोग डिस्कस कर रहे थे, इस सब्जेक्ट में 2021 का जो पेपर था, उसमें जो क्वेश्चंस पूछा गया था उसका सॉल्यूशन देख रहे थे। तो अब तक हमने 2 वीडियो देखा और उन 2 वीडियो में कई सारे क्वेश्चंस हमने देखे। उन तमाम क्वेश्चंस को उम्मीद करते हैं कि आपने अच्छे से पढ़ा, समझा और अपने लैंग्वेज में आप जो समझ रहे हैं उस चीज को पढ़ने के बाद उस चीज को अपने नोटबुक में या नोट कॉपी में लिखने की पूरी कोशिश किए होंगे। अगर आप अपने तरीके से नोट्स को लिखने की कोशिश किए हैं तो उसका पीडीएफ बनाकर आपको जो ग्रुप दिया गया है, चैट ग्रुप जो दिया गया है, उस चैट ग्रुप में आप शेयर करें। इससे हमें यह पता चलेगा कि आपको कौन सी पॉइंट कितना समझ में आया है। आप अपने लैंग्वेज में लिखिएगा। यहाँ पे जो लैंग्वेजेस दी गई है, इस लैंग्वेज में नहीं लिखना है। आपने जो समझा है उस पॉइंट को वहां पे लिखना है। क्योंकि मैं यहाँ पे आपको पढ़कर बता भी रहा हूँ, समझा भी रहा हूँ कि इस चीज को ऐसे लिखना है, बट आपको अपने लेवल पे बेहतरीन तरीके से लिखना है। क्योंकि देखो, सेमेस्टर एग्जाम में हर किसी का जो क्वेश्चंस बताने का तरीका होता है ना, वही अलग अलग होता है। क्वेश्चन तो सेम ही होते हैं, आंसर भी सेम होता है, लेकिन किस क्वेश्चंस के किस आंसर्स को कैसे रिप्रेजेंट करना है, दिस इज योर आर्ट। और अगर यह आर्ट आपको समझ में आ गया, आपको सेमेस्टर एग्जाम में टॉप करने से कोई नहीं रोक सकता है। सेमेस्टर एग्जाम में सबसे बड़ी कला है कि आप अपने नॉलेज को किस तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं। नॉट इवन इन सेमेस्टर एग्जाम्स, ऑल्सो इन द फील्ड जॉब। अगर आप फील्ड में काम कर रहे हैं, वहां पे भी आप अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैं अपना फीलिंग बता रहा हूं। जब मैं फर्स्ट टाइम जॉब के लिए ज्वाइन किया कंपनी में, प्राइवेट कंपनी में, तो पहला दिन मुझे समझ में नहीं आया कि मुझे करना क्या है। बस साइड पे मैं खड़ा था, इधर से उधर बस ढल्ला मारा था। मुझे क्या करना है, कैसे करना है, कुछ पता नहीं। 1 सप्ताह तक मुझे कुछ पता ही नहीं था कि मुझे करना क्या है। बस सुबह 8 बजे उठना है, गाड़ी में बैठना है, साइट पे पहुंच जाना है, रात के फिर 8-9 बजे रूम पे आ जाना है गाड़ी में बैठ के। बस इसके अलावा मुझे कुछ पता नहीं था। फिर धीरे धीरे उसी चीज को प्रैक्टिस करते गए धीरे धीरे चीजें बदली, मुझे कुछ समझ में आया। देन बहुत हद तक अब समझ में आ गया। तो वही चीज है, जैसे सेमेस्टर एग्जाम में मुझे पूरा आइडिया हो गया था कि कैसे चीजों को रिप्रेजेंट करना है, अपने नॉलेज को, किस क्वेश्चंस का जवाब किस तरीके से देना है, कितने लाइन में देना है। 4 नंबर का क्वेश्चन है तो कितना में देना है, 12 नंबर का है तो कितने में देना है, 14 नंबर का है तो कितने में देना है। ये तमाम चीजें मुझे समझ में आ गया था। तो उसमें अच्छा स्कोरिंग किया। एक एवरेज जो मैं हूँ, मैं कोई टॉपर स्टूडेंट नहीं रहा हूँ अपने सेमेस्टर के दौरान, बट एक एवरेज स्टूडेंट मैं था, हूँ, और शायद इन फ्यूचर भी रहूंगा। कोई जल्दबाजी नहीं है कि बहुत ज्यादा टॉपर हो जाए। ओके, तो रिप्रेजेंटेशन बहुत जरूरी है। मैं अभी भी साइट पे काम कर रहा हूँ और हमारे जो क्लाइंट के इंजीनियर हैं, वो मुझे कई बार बोलते हैं कि अमरेश, रिप्रेजेंटेशन इज योर पर्सनैलिटी। जो आपका रिप्रेजेंटेशन है ना,
वो आपकी पर्सनालिटी को उजागर करता है। आप चीजों को किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो आपकी पर्सनालिटी को दिखाता है। ओके, तो यहाँ पे आज का पहला जो क्वेश्चन है वो कहता है कि एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वायरमेंटल सस्टेनेबल एक्टिविटी। जो इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल एक्टिविटी है उस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करना है। इस कॉन्सेप्ट को क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। तो इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी होता क्या है? सबसे पहली बात आती है कि इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी होता क्या है। तो जो इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी है ये रिस्पॉन्सिबल यूज या जो मैनेजमेंट होता है नेचुरल रिसोर्सेज का एंड प्रोटेक्शन ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट फ्रॉम या फॉर प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन, है ना। प्रेजेंट और फ्यूचर जनरेशन के बीच में जो नेचुरल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना या नेचुरल रिसोर्स को मैनेज करना और कैसे यूज करना है उसके लिए जो जिम्मेदार होता है वो हमारा होता है इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी कहलाता है। जो इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल एक्टिविटी होता है वो एक ऐसा एक्टिविटी होता है या प्रैक्टिस होता है दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एक्टिविटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। कई सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि रिलेटेड है या इंक्लूडेड है आपका इन्वायरमेंटल सस्टेनेबल एक्टिविटीज के अंदर, जिसमें सबसे पहला आपका आता है कंजर्वेशन एंड नेचुरल रिसोर्सेज। क्या आता है? कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। दिस इन्वॉल्व्स यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज इन अ रिस्पॉन्सिबल मैनर, मिनिमाइजिंग वेस्ट, ensuring that these resources are available for future generation। जो नेचुरल रिसोर्सेज का कंजर्वेशन है, कंजर्व का मतलब बचा कर रखना। भाई बचा कर रखना किसके लिए बचा कर रखना? वो उसके लिए बचा कर रखना कि भाई हमारा जो बाल बच्चा होगा उसको भी वो फायदा करे, है ना। सिर्फ अपना बेनिफिट ना देखें, अपने फ्यूचर्स यानी हमारे जो अपकमिंग जनरेशंस हैं उन्हें भी फायदा पहुंच रहा है या फिर नहीं पहुंच रहा है, इन चीजों को भी जो है ध्यान रखें। दूसरा पॉइंट, रिडक्शन ऑफ ग्रीन हाउस गैस इमिशन। जो ग्रीन हाउस गैस है उसके इमिशंस को क्या करना है, हमें कम करना है। क्यों कम करना है? ताकि जो अर्थ सरफेस पे जो टेम्परेचर्स वेरिएशंस हो रही हैं बहुत ज्यादा, वो टेम्परेचर वेरिएशंस कम हो जाए, है ना। इसके लिए हमें क्या करना होगा? हमें रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को यूज करना होगा। इसके अलावा एनर्जी इफिशियंसी को इम्प्रूव करना होगा। प्लस हमें ये भी सोचना होगा कि जो लो कार्बन लाइफ साइकिल होता है ना, जिस भी चीज का लो कार्बन लाइफ साइकिल है उसको हम लोग जो है क्या करें, एडॉप्ट करें, ताकि कम से कम जो है कार्बन का इमिशन जो है हमें मिले। ठीक है, उसके बाद है प्रोटेक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। प्रोटेक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ऑब्वियसली अलग अलग स्पेसीज हमारे अर्थ पे हैं। इसके अलावा इकोसिस्टम में भी, तो इकोसिस्टम की डाइवर्सिटीज और स्पेसीज की डाइवर्सिटीज को प्रिजर्व करना, प्रोटेक्ट करना भी हमारा इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल एक्टिविटी के अंतर्गत आएगा। इसके अलावा वेस्ट रिडक्शन, रिसाइकलिंग, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर्स में हमारा मिनिमाइज द यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स, अदर केमिकल फॉर एग्रीकल्चर। जो भी केमिकल्स हम लोग यूज करते हैं वो कम से कम करें। क्यों कम से कम करें? ताकि जो सॉइल का क्वालिटी है वो बरकरार रहे और सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिस हमारा किया जा सके। इसके अलावा जो बायोडाइवर्सिटी है उसको ज्यादा से ज्यादा
प्रमोट किया जा सके, है ना। तो ये तमाम चीजें जो है सस्टेनेबल एक्टिविटीज में आता है, इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल एक्टिविटीज में। अब अगली क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चंस यहाँ पे आपका दिया गया है कि डिस्कस मेजर अचीवमेंट ऑफ रियो कॉन्फ्रेंस 1992। 1992 में एक कॉन्फ्रेंस किया गया। ये जो कॉन्फ्रेंस किया गया ये 13 जून से, है ना, 13 जून से 14 जून तक 1992 में किया गया। ये जो कॉन्फ्रेंस है रियो डी जेनेरियो जो कि ब्राजील में किया गया। ये जो समिट था ये अर्थ समिट था जो कि नेशनल जो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस है उसके द्वारा किया गया था ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट के ऊपर। इसमें ये जो कॉन्फ्रेंस किया गया था 3 जून से 14 जून तक 1992 में, इसमें 170 गवर्नमेंट, उससे ज्यादा गवर्नमेंट जो है अटेंड किए थे, प्लस एनजीओ और कुछ सिविल सोसाइटी रिप्रेजेंटेटिव्स भी उसमें पार्टिसिपेट किए थे, जो कि लगभग 170 थे, जो कि लार्जेस्ट गैदरिंग था वर्ल्ड लीडर्स इन हिस्ट्री ऑफ एट दैट टाइम। माने उस समय के टाइम में जितने भी वर्ल्ड लीडर्स थे उसमें सबसे ज्यादा गैदरिंग जो है इस रियो कॉन्फ्रेंस में जो है देखने को मिला था। इस कॉन्फ्रेंस को करने का जो मेन मोटिव था और इस कॉन्फ्रेंस को करने के बाद जो अचीवमेंट मिला, वो सबसे पहला अचीवमेंट ये मिला कि एडॉप्शन ऑफ यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, है ना। क्लाइमेट चेंज पे एक कन्वेंशन किया गया और उस कन्वेंशन को फॉलो करना, एक ट्रीटी संपन्न मतलब एक स्थापित किया गया, है ना, एक ट्रीटी अपनाया गया। भाई इस ट्रीटी के अंतर्गत आपको सारी चीजें काम करनी है। इसके अलावा कन्वर्जेंस ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटीज भी जो है इस कॉन्फ्रेंस में बताई गई कि उसे जो है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का जो है अडॉप्ट किया जाए इस कन्वेंशन के अंतर्गत। इसके अलावा एजेंडा 21 को अडॉप्ट किया जाए। एजेंडा 21 है क्या? ये एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है ऑफ एक्शन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट दैट वाज अडॉप्टेड बाय वर्ल्ड लीडर्स एट रियो कॉन्फ्रेंस। एजेंडा provided a blueprint for government, businesses, or civil society to work together to promote sustainable development, protect environment, and improve social equity. तो ये तीन चीज गवर्नमेंट, एनजीओज और जो भी सिविल सोसाइटीज हैं, ये तीनों मिलकर आपस में काम करें ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट किया जा सके, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट किया जा सके और सोसाइटी में इक्वलिटी लाया जा सके। इसके अलावा लॉन्च ऑफ ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटीज, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिजियस पीपुल एंड लोकल कम्युनिटीज। ऑब्वियसली जो कॉन्फ्रेंस था इसका मेन मकसद ये भी था कि जो इंडिजियस पीपुल्स हैं उनके इम्पोर्टेंस को रिकॉग्नाइज किया जाए और लोकल कम्युनिटीज के जो भी इम्पोर्टेंस है उसको भी जो है रिकॉग्निशन दिया जा सके। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन यहाँ पे है कि व्हाट आर साइलेंट फीचर्स ऑफ कोस्टल जोन रेगुलेशन। कोस्टल जोन रेगुलेशंस का क्या इंपॉर्टेंस है वो। तो कोस्टल जोन रेगुलेशन जो है एक टिपिकली एक एम है इसका जो कि प्रोटेक्ट करता है और मैनेज करता है नेचुरल रिसोर्सेज को, इकोलॉजिकल हैबिटेट्स को, कल्चरल वैल्यूज ऑफ कोस्टल जोन while promoting sustainable development। जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट कर रहे होते हैं उस टाइम में कोस्टल जोन में जो भी कल्चरल वैल्यूज है, इकोलॉजिकल हैबिटेट्स है या नेचुरल रिसोर्सेज हमें मिलते हैं उसको कैसे मैनेज और प्रोटेक्ट किया जा सके, इस
मकसद के लिए हमें जो है कोस्टल जोन रेगुलेशन बनाया जाता है। इसका जो साइलेंट फीचर्स है, इसमें सबसे अच्छा फीचर है जोनिंग। जो कोस्टल जोन रेगुलेशंस है, इसमें कई सारे जोन बांटे गए हैं कोस्टल एरिया के इनटू डिफरेंट कैटेगरीज, जैसे रेसिडेंशियल, कॉमर्शियल, इंडस्ट्रियल, कंजर्वेशन, रिक्रिएशन जोन, ताकि मैनेज किया जा सके लैंड को। और भी कई सारे एक्टिविटीज होती हैं, उन एक्टिविटीज को मैनेज किया जा सके प्रॉपर तरीके से। यहाँ तक समझ में आया? उसके बाद है सेटबैक। सेटबैक आर regulations that require a certain distance between structures and shore line, ताकि प्रिवेंट किया जा सके इरोजन्स को, मेंटेन किया जा सके बीच एक्सेस को। सेटबैक रिक्वायरमेंट आर वेरी, है ना, सेटबैक रिक्वायरमेंट्स जो है ये वेरी करता है डिपेंडिंग ऑन लोकेशन एंड टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स। इसके अलावा आपका जो अगला साइलेंट फीचर्स है, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, EIA regulations often require an environmental impact assessment for any development proposed in the coastal zone. The EIA assesses the potential environmental, social, and economic impacts of the proposed development and provides recommendations for mitigation measures, है ना। मतलब इन्वायरमेंट का जो इम्पैक्ट है, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट है, उसको किस तरीके से आप असेसमेंट कर रहे हैं, मतलब प्रॉपर तरीके से मैनेज कर रहे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट को, जो भी कोस्टल एरिया में दिए गए हैं उस चीज को, वो जिसमें उसमें इन्वायरमेंटल भी आ सकता है, सोशल भी आ सकता है और इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी हमारा आ सकता है। तो जो भी मिटिगेशन मेजर्स हैं उसको प्रॉपर तरीके से रिकमेंड करके प्रोवाइड किया जाए। प्रोटेक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जो भी कोस्टल जोन रेगुलेशंस है उसका मेन मकसद है कि प्रोटेक्ट किया जा सके नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे वेटलैंड, मैनग्रोव्स, कोरल रीफ, ये सारी चीजें। इसके अलावा कोस्टल इरोजन मैनेजमेंट रेगुलेशन जो है हमें ये भी बताता है कि जो भी प्रोविजंस दिए गए हैं फॉर मैनेजिंग कोस्टल इरोजन, जैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ सी वॉल्स और यूज ऑफ बीच नॉरिशमेंट टेक्निक, ये सारी चीजें हैं जिससे जो कोस्टल इरोजन है उसको मैनेज किया जाता है। पब्लिक एक्सेस regulations often require public access to beach and other coastal area. Water quality management regulation always include provisions for managing water quality in coastal zone. This can include measures to reduce the pollutions from the storm water runoff, sewage discharge और other sources से जो भी pollutions होती हैं उनको reduce करने की कोशिश किया जाता है। तो आज के क्वेश्चंस को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। आगे की जो वीडियोस होंगे उसमें और भी क्वेश्चंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि इससे रिलेटेड सारी अपडेट, सारी जानकारी आपको जो है मिल सके। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। उसके बाद यूट्यूब पे ये चीजें आपको मिल जाएगा, ऐप पे भी आपको ये चीजें मिल रही है। नोट्स जो है सिर्फ और सिर्फ आपको ऐप पे ही मिलेगा, यूट्यूब पे आपको नहीं मिलेगा। तो अगर आप यूट्यूब की वीडियोस देखकर नोट्स बनाना चाहते हो, आप देखकर बना सकते हो, बट नोट्स प्लस लेक्चर्स बोथ आपको चाहिए और एक प्रॉपर सीक्वेंस में चाहिए, तो उसके लिए आपको हमारे चैनल के साथ साथ आपको हमारे ऐप पे भी जुड़ना होगा। बाकी जो भी अपडेट्स होंगे, मतलब अगली जो वीडियोस होगी वो आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। थैंक यू।